छात्र छात्राओं नमस्कार। आज अपने बीए पार्ट थर्ड इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, इसमें अपने यानी भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। या आज उन प्राकृतिक प्रदेश के अलावा, जिसको अपने प्राकृतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, तो भौतिक प्रदेशों के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज अपने कोविड-19 महामारी के चलते हुए अपने जो गति है इसको थोड़ा तीव्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए अपने थोड़ा सा इसमें और बढ़ाना है। इसी के साथ में अपने जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्राकृतिक यानी वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति का सीधा सा अर्थ अपने समझ सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा जितने भी पेड़ पौधे अपने को दिखते हैं, अपने सामने आते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। अब जो प्राकृतिक वनस्पति है, ये प्राकृतिक वनस्पति यानी अपना जो भारत देश है, इस भारत देश में यानी कई प्रकार के यानी जो धरातल है, ये धरातल अलग अलग जगह अलग अलग पाया जाता है। कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, तो कहीं पे नदियों के पाट हैं। यानी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का प्राकृतिक प्रदेश है। तो उन प्राकृतिक प्रदेशों में भी प्राकृतिक जो वनस्पति है, वो प्राकृतिक वनस्पति अपने को यानी मानव जाति को कैसे प्रभावित कर रही है, उसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। वो है अपना टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति भारत में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। यानी भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अतः यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण हुआ है, ये स्पष्ट है। यानी विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेशों के साथ में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती है। तथा भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का क्या करती है? अनुसरण करती है। यानी जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है वो किसका अनुसरण करती है? वर्षा का। किसका अनुसरण करती है? वर्षा का। अब जिस क्षेत्र में वर्षा यानी बारिश अधिक होगी, उस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति भी का विकास भी अच्छा होगा। एक तरफ से देखें तो अपने जो भारत देश है, ये भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि प्रधान देश कहलाता है। अब कृषि प्रधान देश कहलाने का रीजन सीधा सा यही है कि जो भारत की जो जनसंख्या है उसका 70% आबादी किस में लीन है? कृषि पर आधारित कृषि कार्य कर रही है। इसलिए भारतीय कृषि को भारतीय जो है इस भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब जो कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन जो भारतीय कृषि है ये क्या कहलाती है? एक मानसून का जुआ कहलाती है। क्यों कहलाती है मानसून का जुआ? क्योंकि यानी यहाँ ज़्यादातर जो कृषि है, ज़्यादातर जो फसलें हैं वो किस पे डिपेंड करती है? वर्षा पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। यानी जितना अच्छा मानसून आएगा, जितनी अच्छी बारिश आएगी, उतनी अच्छी कृषि फसल होंगी। तो उन कृषि फसलों को आधार में रखते हुए यानी अपनी जो वनस्पतियाँ हैं, ये वनस्पति भी यानी वर्षा पर ही आधारित हैं। अब अपने इसमें
इसके प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार हैं उनको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पहली है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति ये प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार है। प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। यानी जो इसका नाम है उष्ण, जहां काफी गर्मी पड़ती है, यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस क्षेत्र में। अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर पड़ती है, गर्मी अधिक रहती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास सदाहरित वनस्पति, यानी वहां उस क्षेत्र में वनस्पति क्या रहती है? सदाहरित रहती है। अब सदाहरित रहती है, कोई बाग, यदि आपके आसपास कोई बाग है तो उस बाग में एक ही प्रकार के पेड़ हैं, तो ये मान के चलना कि एक ही प्रकार के पेड़ हैं तो उनका जो पतझड़ होता है वो भी एक ही साथ होता है। तो वो एरिया क्या होगा? वो एरिया सदाहरित नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 महीने तो उसमें पतझड़ होगा और पतझड़ होने के बाद वो बिल्कुल सूख जाएगा, यानी बिल्कुल उजड़ा सा लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि सदाहरित शब्द, तो सदाहरित का मतलब है उसमें, यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी है पेड़ों की, पेड़ पौधों की, वो पाई जाती है। अब विभिन्न प्रकार की वैरायटी है तो कई पेड़ ऐसे हैं कि उनके एक साथ पतझड़ नहीं होता, कईयों का कब होता है, कईयों का सर्दियों में होता है तो कईयों का गर्मियों में होता है। तो इसलिए इस चीज से ये वाकिफ हो रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति में जो पेड़ों की, जो पेड़ पौधों की जो वैरायटी है वो क्या है? अलग अलग पाई जाती है। अब यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी उन क्षेत्रों में ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? प्राकृतिक वनस्पति। तो कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तापमान वर्ष पर यहाँ क्या रहता है? ऊंचा। मैंने पहले ही बता दिया था कि तापमान यहाँ अधिक रहता है, तो तापमान वर्ष भर यहाँ ऊंचा रहता है। तापमान यहाँ वर्ष भर ऊंचा रहता है। वार्षिक औसत तापमान वर्ष भर काफी ऊंचा रहता है। वार्षिक औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति में वार्षिक औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है।
आसपास रहता है। और वायु में आर्द्रता, जो वायु में जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो कितने परसेंट रहती है? 70%। वायु में आर्द्रता 70% के आसपास रहती है। यानी वायु में आर्द्रता 70% के आसपास रहती है। लेकिन इसका जो आपने देखें, अब ये चीज़ तो हो गई, वर्षा हो गई, और वर्षा के बाद में टेम्परेचर हो गया, यानी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उस क्षेत्र में पाया जाता है। तापमान वर्ष भर काफी ऊंचा रहता है और वार्षिक औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और वायु में आर्द्रता कितने? 70%। अब इसके अलावा इसका देखते लेते हैं, अपना वितरण देख लेते हैं। यानी इसका वितरण, वितरण का मतलब ये कहां कहां पाए जाते हैं, यानी इसका वितरण देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का वितरण, तो वितरण में जो पहला है उत्तरी पूर्वी भारत, पहला उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत, इस क्षेत्र में यह वनस्पति इस क्षेत्र में यह वनस्पति वनस्पति 1067 मीटर ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी उत्तरी पूर्वी भारत में इस क्षेत्र में यह वनस्पति 1067 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इन वृक्षों की जो आपने देखे, सेकंड पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, दूसरा पश्चिमी ढाल क्षेत्र का पश्चिमी तट, पहला उत्तरी पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी ढाल क्षेत्र का पश्चिमी तट। पश्चिमी ढाल क्षेत्र का पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी ढाल, यहाँ पर वनस्पति 4057 मीटर से लेकर 1370 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यहाँ पर 457 मीटर से लेकर 1370 मीटर की ऊंचाई तक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। स्पष्ट है, पश्चिमी ढाल क्षेत्र का पश्चिमी तट, उसमें कितनी, यहाँ कितनी ऊंचाई है, वो है 457 मीटर से लेकर 1370 मीटर की ऊंचाई तक की ये वनस्पति पाई जाती है। तीसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। तो यदि क्षेत्र पूछा जाए, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति का क्षेत्र पूछा जाए, तो 3 क्षेत्रों में, मुख्य भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी ढाल क्षेत्र का पश्चिमी तट और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनकी हम देख लेते हैं विशेषता, यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति की विशेषताएं। तो विशेषताओं में यानी क्या विशेषता है इनकी, वो विशेषताएं अपने मुख्य रूप से देखते हैं। यानी पहली विशेषता इसमें अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा के कारण वर्ष काफी संघनित व सदा हरित रहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी तो वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वहाँ काफी तो संघनित यानी पास पास पेड़ पौधे होंगे और सदा क्या रहते हैं, हरित रहते हैं। क्योंकि पेड़ों की यदि वैरायटीज अलग अलग है तो वहाँ वो पेड़ हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और जहाँ पानी की पूर्ति हो रही है तो पेड़ अपने आप ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इसलिए वहाँ इस क्षेत्र में अधिक से अधिक वर्षा होने की वजह से पेड़ों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक होती है और वो सदा क्या रहते हैं, हरित रहते हैं। वृक्षों की जो लंबाई है 30 से 60 मीटर तक होती है। वृक्षों की जो लंबाई यानी वृक्षों की लंबाई 30 से 60 मीटर होती है, 30 से 60 मीटर तक होती है। तथा वृक्षों की जो लकड़ी है वो काफी क्या होती है, कड़ी होती है। यहाँ के वृक्षों की जो लकड़ी, यहाँ के वृक्षों की लकड़ी काफी कड़ी होती है। कड़ी का मतलब कठोर, यानी यहाँ की जो वृक्षों की लकड़ी है वो काफी कड़ी है, कठोर होती है। इसलिए जो कड़ी लकड़ी होती है, जो कठोर लकड़ी होती है वो ज्यादा जलाने के काम नहीं आती है। यानी उससे जो अच्छे जो अपने फर्नीचर का काम निकाल सकते हैं वो अच्छा नहीं निकल पाता और वो क्या काम आते हैं, केवल जलाऊ लकड़ी होती है। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती है। विभिन्न प्रकार की लताओं इस क्षेत्र में यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की लताओं यानी काफ़ी बड़ी बेल, जुल्मे, झाड़ियाँ आदि की अधिकता के कारण, यानी काफ़ी वृक्षों की अधिकता के कारण ऐसे वन प्राय दुर्गम होते हैं। ऐसे वन क्या होते हैं, प्राय दुर्गम होते हैं। क्योंकि जहाँ पे वृक्षों की लताएं हैं, काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ क्या संघनन हो जाता है, यानी पास पास पेड़ होते हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। इसलिए वो क्या होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं। ये वो यानी मनुष्य के उपयोग के काफ़ी कम होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार के वनों में वनस्पतियों व जंतुओं की विविधता काफ़ी अधिक होती है। यानी जंगली जितने भी जंगल यानी जहाँ पेड़ पौधे अधिक हैं वहाँ जंगली जो पशु पक्षी हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। इसका उदाहरण अपने देख सकते हैं, जैसे गुजरात का गिर वन, अपने राजस्थान का जैसे ये अभ्यारण्य कौन सा ताल छापर हो गया, जैसे चूरू में, अलवर में सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया। इस क्षेत्र में क्या है कि पेड़ों की संख्या अधिक है। पेड़ों की अधिक संख्या की वजह से ही वहाँ जंगली जानवर जैसे शेर भी है, चीता भी है, बारहसिंगा भी है, हिरण भी है, बतख भी है, यानी काफ़ी जंगली भेड़िए हैं। ये जितने भी जंगली जानवर हैं वो जहाँ अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहीं अपना विचरण करते हैं तथा विकसित होते हैं। अब है लकड़ियाँ कड़ी होने के कारण, ये मैंने पहले बता दिया, लकड़ियाँ कड़ी होने के कारण ये वन आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं रखते। क्यों? क्योंकि लकड़ियाँ जब कठोर हैं तो आर्थिक दृष्टि से उनका क्या यूज़ कम होता है। अब यूज़ कम है तो उनका उपयोग भी कम होगा, तो उपयोग कम है तो वो अपने ज़्यादा उनका महत्व नहीं होता। इनका उपयोग जलावन के कार्य में ही होता है, परंतु ये प्राकृतिक वनस्पति
इनका जो उपयोग है वो केवल चूल्हा जलाने या और कुछ जैसे भट्टियाँ हैं उनमें कोयला बनाना है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, बाकी ज़्यादा इसका उपयोग नहीं हो पाता। ये ज़्यादातर देखने में मिलता है कि जो जितना संघनन वृक्ष हैं उन संघनन वृक्षों में वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल कठोर है और कठोर लकड़ी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा यानी क्या तैयार किया जाता है, कोयला तैयार किया जाता है। जो तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है उसके जितने भी पेड़ पौधे हैं वो केवल कोयला के काम आने वाली वनस्पति है। अब इसके अलावा अपने बात करते हैं कि जैसे इनमें जैव विविधता पारिस्थितिकी की दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है अपने आप में, क्योंकि जैव विविधता यहाँ क्या पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। अब हाल ही के वृक्ष में इस वनस्पति के क्षेत्र में रबड़ है, तेल ताड़ के वृक्ष हैं, उनको क्या किया गया है, रोपित किया जा रहा है और उससे क्या है उनको जो मानव जाति है उसको अधिक से अधिक उसका क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अब ऐसे वृक्षों में आर्कटिक है, जैसे आर्कटिक की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे रबड़, महोगनी, रबड़ हो गया, महोगनी हो गई, आबूस है, आबनूस के बाद में ये जैसे लो कास्ट है, लो कास्ट के अलावा ताड़ है, बांस है, बांस और बेंत के अलावा शिनकोना आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति में। तो सबसे ज्यादा यानी कई बार जो आईपीएससी का जो चाहे सेकंड ग्रेड मानो चाहे फर्स्ट ग्रेड मानो उसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसमें से कई बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति का उदाहरण है। तो इनमें से जैसे महोगनी दे दे, महोगनी, ये आबूस दे दे, लो कास्ट दे दे, ताड़ दे दे, बांस दे दे, बैन दे दे, शिनकोना दे दे, या इनमें से कोई भी या तो 3 दे दे और एक को पूछ ले कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति का उदाहरण नहीं है। तो एक तो नहीं होना अगर पूछ ले और एक निम्न में से कौन सा है, 3 अलग दे के एक इसमें दे दे वो पूछ सकता है। यानी काफी ये जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है इनमें इन पेड़ों का जो वैरायटीज है, इन वैरायटीज अधिक होने की वजह से ही यहाँ क्या है, यानी इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सदाहरित। क्योंकि वैरायटीज अधिक होगी तो पतझड़ एक साथ नहीं होगा, अब पतझड़ एक साथ नहीं होगा तो वहाँ क्या रहेगा, हमेशा हरित सदा हरा भरा क्षेत्र रहेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सदाहरित क्षेत्र कहा जाता है। भारत में इस प्राकृतिक वनस्पति का समुचित विधोन नहीं हुआ, क्योंकि भारत में जो है प्राकृतिक वनस्पति का समुचित विधोन का मतलब यानी इसका ह्रास नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसमें वैरायटी अधिक है, पेड़ पौधों की जो वैरायटीज है वो अधिक होने के कारण उसका यूज नहीं हो पाता। यदि एक ही जगह जैसे मान के चलो सागवान है, अब सागवान या शिनकोना है, ये शिनकोना एक जगह होता तो इसका ह्रास अधिक हो जाता। अब इसमें शिनकोना भी है, महोगनी भी है, रबर भी है, तो जो ले जाने वाली जो पार्टीज है वो इसको ज़्यादा
वो नहीं कर पाती, लाइक नहीं कर पाती, और लाइक नहीं कर पाती तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये जो फील्ड हैं मिश्रित होने के कारण इनका ह्रास भी क्या हो रहा है, अत्यधिक कम हो रहा है। और इसका दूसरा एक कारण ये भी कि ये अत्यधिक क्या है, संलग्न है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए यातायात के साधन नहीं है। पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ यातायात नहीं जा सकता। अब यातायात नहीं जा सकता तो ट्रांसपोर्ट किससे होगा, सामान किससे जाएगा, उससे नहीं हो पाता। इसलिए ये क्षेत्र काफी क्या है, संलग्न माना जाता है। यही इसका एक इफेक्टिव कारण है। और इसके बाद में है जो दूसरा है, वो है दूसरा जो प्रकार है प्राकृतिक वनस्पति का, वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसून वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति, ये दूसरा प्रकार है इसका प्राकृतिक वनस्पति। तो इससे स्पष्ट हो रहा है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति, जहां पर मानसून चक्र रहता है, जहां पर वर्षा होती है, उस क्षेत्र में ये वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति। अब जो ये इस प्रकार की जो वनस्पति का जो विकास है उन क्षेत्रों में हुआ है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इसको यदि अपने कह सकते हैं, इस जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति है, इसको अपने कोष्ठक में कह सकते हैं पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति। यानी पतझड़ यहाँ इसमें सर्वाधिक, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति में सर्वाधिक क्या हो जाता है, पतझड़ होता है। तो इसका जो वर्षा का औसत है, वो वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से 150 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा का वार्षिक औसत, और पतझड़ वनस्पति भी इसे कहा जाता है। 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का औसत मान है। अब इसका जब अपने वितरण देखेंगे, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति का यानी पतझड़ वनस्पति का, तो इसका जो वितरण है पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढाल, यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल है, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, तथा इसके अलावा इसके अलावा हिमालय का तराई क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालय का तराई क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और कर्नाटक के अलावा एमपी, मध्य प्रदेश, ये यानी मुख्य
मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल और हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले पार्ट में ये वनस्पति पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है। अब इसकी जो विशेषता यदि अपने देखें तो इसकी विशेषता शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण, यानी समझने की बात है, यानी शुष्क जो गर्मी होती है यानी मई जून के महीने में होती है तो उसमें आर्द्रता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और आर्द्रता की कमी होने के कारण पेड़ क्या सुरक्षित रहने की वजह से जो अपनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को क्या कर देते हैं, पतझड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पत्तियां रहेंगी पेड़ के तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ की जितनी भी जो उसमें पानी की मात्रा है उस पानी की मात्रा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से सूर्य अवशोषण कर लेगा यानी खींच लेगा। अब सूर्य जब उसकी पानी की मात्रा को खींच लिया पेड़ के तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा यानी पेड़ मृत हो जाएगा। इसलिए ये पेड़ों में एक प्रकृति पाई जाती है यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जितने भी हरे पत्ते हैं उन हरे पत्तों को नीचे गिरा देते हैं और उनका जो तना होता है वो एक सुरक्षित रूप से बचा रहता है। और इसका यही कारण है कि पतझड़ होने का मुख्य रीजन यही है, यानी जब पेड़ पत्ते गिराते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो पत्ते गिराए जाते हैं। ये है इनकी मुख्य विशेषता के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनकी नमी नष्ट ना हो सके। और यही वृक्षों की औसत ऊंचाई, यहाँ के जो वृक्षों की औसत ऊंचाई है 20 से 45 मीटर होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जो ये वन है ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में एक क्या रखते हैं, विशेषता रखते हैं। अब इनमें जो पाए जाने वाले वृक्ष है, मुख्य वृक्ष है, जैसे सागवान मुख्य वृक्ष, सागवान, सागवान हो गया, शाल हो गया, शकुआ हो गया, चंदन, शहतूत, बबूल, शहतूत हो गया, बबूल हो गया। और इनके अलावा इनमें आंवला, शीशम, ये मुख्य रूप से ये पेड़ पाए जाते हैं। सागवान हो गया, साल हो गया, चंदन हो गया, शहतूत हो गया, बबूल हो गई, आंवला हो गया, शीशम। इसको शीशम को ऐसे भी लिख सकते हैं, शीशम। ये वृक्ष इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो इनका जो पतझड़ है वो काफी लंबे समय तक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ये पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो थर्ड पॉइंट है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। अब जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति है, थर्ड प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति की स्टेज है, प्रकार है। तो इसमें मुख्य रूप से यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जहां पर वर्षा का औसत
जहां पर वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर, वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर होता है, उन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। मुख्य इनका वितरण देखें तो पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी गुजरात के बाद में, पश्चिमी गुजरात हो गया, पश्चिमी गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सा है, जिस क्षेत्र में, जहां पर, जिस स्टेट में यानी रेगिस्तान है, जहां बालू रेत है, उस क्षेत्र में इसका क्या होता है, विकास होता है, उस क्षेत्र में ये ज्यादा पनपती है। अब इनकी विशेषताएं देखें अपने, तो यहाँ वृक्षों की ऊंचाई लगभग 6 से 9 मीटर के बीच में पाई जाती है। यानी जो इनके वृक्षों की जो ऊंचाई है 6 से 9 मीटर के बीच पाई जाती है। और वृक्ष की जड़ें काफ़ी क्या होती है, लंबी होती हैं। यानी लंबी होने का सीधा सा कारण है, क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी में पाए जाते हैं। अब मरुस्थलीय मिट्टी में यदि जड़ें गहरी नहीं होंगी धरातल में, तो वो पेड़ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ें क्या हैं, गहराई तक हैं। क्यों? जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। तो जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे खेजड़ा है, बबूल है, ये वृक्ष ज़्यादा पनपते हैं क्योंकि उनकी जड़ें गहराई तक पहुंच जाती हैं और पानी का क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। इसलिए वो ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। आगे इसमें इन जो ये वृक्ष हैं, यानी बबूल का मान लो, चाहे खेजड़े का मान लो, इनकी जो छाल है वो भी क्या रहती है, काफ़ी मोटी होती है। पत्ते भी मोटे रहते हैं, कांटेदार रहते हैं। और ताकि कांटेदार होने का क्या कारण है, ताकि जो उसमें जो वाष्पीकरण, सूर्य के द्वारा जो वाष्पीकरण हो रहा है वो कम से कम हो। इसलिए जो इनके छाल, इनकी पत्तियां क्या रहती हैं, गद्देदार तथा मोटी होती हैं। इनमें मुख्य जो वृक्ष हैं वो हैं जैसे सागवान, सागौन, शीशम, चंदन, आम, रबड़, बहेड़ा, ये वृक्ष मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। और इनके अलावा जैसे महुआ है, बबूल, महुआ किस काम में आता है, ये ज़्यादातर ध्यान रखना कि महुआ शराब बनाने के काम में, यानी नशीला पेय पदार्थ बनाने के काम आता है महुआ है, बबूल है, प्लास है, तेंदू है, खेर है, बेर है, ये सारे, बरगद है, पीपल है, आदि वृक्ष के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति के रूप में ये पाए जाते हैं। अब ये इनकी विशेषताएं हो गई, इनके प्रकार हो गए, इनका वितरण हो गया, ये मुख्य प्रकार के ये क्या है। अब इसके अलावा जैसे अपने चौथा प्रकार देखें तो वो चौथा प्रकार है मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। तो इसमें मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति में मुख्य रूप से अपने जैसे बात करें, अपने राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। इस क्षेत्र में यानी जो भी वनस्पति आएगी वो इसी के अंतर्गत आएगी। और इन वृक्षों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इनका तना
मोटा, इनकी छाल मोटी, इनके पत्ते मोटे और जिनके कांटे, क्योंकि वाष्पीकरण की मात्रा को क्या कर सके, कम कर सके। तो जो मरुस्थलीय है, इस प्रकार की वनस्पति 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जब अपने पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो वार्षिक औसत है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यानी तो उस क्षेत्र में ये पश्चिमी राजस्थान में ये डेवलप होती है, ये वनस्पति डेवलप होती है। तो इसमें इस प्रकार की वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। यहाँ वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में विकसित होते हैं। वह सामान्यतः इनकी अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर तक होती है, 6 मीटर तक होती है। और वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी व कटीली होती हैं। कटीली होने से यानी जो भेड़ बकरियां हैं वो नहीं खा पाती, इसलिए यानी परिवहन का काम भी को भी ये क्या करती हैं, रोकती हैं। इनकी छाल मोटी, जिसमें गर्मी से रक्षा करती है। वितरण देखें इसका, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट का पर्वतीय वृष्टि छाया प्रदेश वाला क्षेत्र। मुख्य वृक्ष इसमें जैसे खजूर है, नागफनी है, खजूर, नागफनी, बबूल, ये मुख्य इसके क्या है, वृक्ष होते हैं जो किसमें, रेतीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए, खजूर, नागफनी, बबूल, खेजड़ा, रेठा, केर, बेर, आंवला, रोहिड़ा। खेजड़ा, रेठा, खेजड़ा, रेठा, बेर, केर, रोहिड़ा, ये वृक्ष इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये हो गया जो अब इसका नेक्स्ट जो इनकी एक बार विशेषता देख लेते हैं, मरुस्थलीय वनों की विशेषताएं। इन वनों में छोटे छोटे बिखरे हुए हैं कांटेदार व कम पत्ती वाले वृक्ष आते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के रूप में यूज लिया जाता है, प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद में ज्वारीय वनस्पति या डेल्टाई वनस्पति। छठा प्रकार ज्वारीय वनस्पति या डेल्टाई वनस्पति। यानी ज्वारीय वनस्पति या डेल्टाई वनस्पति यानी जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, उस समुद्र के तटीय क्षेत्र में इस वनस्पति का क्या होता है, उद्भव होता है, विकास होता है। और ये जो वनस्पति है एक अपने आप में ज्वारीय यानी कहने का मतलब इसका जो वृक्ष होता है वो वृक्ष क्या होता है, यानी गाद जो कीचड़ होता है उस कीचड़ में उत्पन्न होता है, यानी उसी से अपने उसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और वापसी कीचड़ में समा जाती है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में उच्च ज्वार के कारण नमकीनीय जल का काफ़ी फैलाव होता है। यहाँ की मिट्टी दलदलीय होती है, यानी दलदल होता है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र यानी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग एवं पूर्वी तथा पश्चिमी तट में ये वनस्पति पाई जाती है। यानी आपको ज़्यादातर यानी ज्वारीय वनस्पति का यदि उदाहरण पूछे तो सबसे ज़्यादा अपने ज्वारीय वनस्पति का जो उदाहरण है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का एक शानदार इसका उदाहरण है, यही इसका मुख्य है। अब अपनी जो वनस्पति के जो प्रकार हैं वो यानी 6 मुख्य प्रकार है। यानी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं तथा इनके प्रकारों का नाम बताते हुए इनका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये चीज़ आपको तैयार करनी है और इसको अच्छी तरह
तैयार कर लेना। प्राकृतिक वनस्पति जो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, BA पार्ट 3 का सेकंड पेपर का ये टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। धन्यवाद।